हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके लाया हूं यहां पे केमिस्ट्री। जिस तरह से मैं आपको फिजिक्स का इंपॉर्टेंट पूरा क्वेश्चन पढ़ा दिया हूं, जितना ऑब्जेक्टिव है आप देख सकते हैं। और केमिस्ट्री का ही, बायो का भी पढ़ा दिया हूं, और ये केमिस्ट्री या हिस्ट्री का भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग 200 से ज़्यादा प्रश्न है और एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि इसका आंसर खुद बनाने के लिए, और नीचे लास्ट में कमेंट करना कि कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने आते जाएगा और देखते जाएंगे। Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस ये बन गया क्या, BaSO4 NaCl। ये कौन सा अभिक्रिया है? तो Na जो है कहाँ से मिल गया, Cl के साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया। तो ये द्विविस्थापन हो रहा, इसको बोले क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि आंसर बी होगा, सॉरी सी होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला है Zn प्लस CSO4, ये बन रहा। तो ZnSO4 मिल गया जाके, CO वाला हो गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, ये है विस्थापन, जिसको आप एकल विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया ही बोलते हैं, या विस्थापन अभिक्रिया। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न जो लौह निकलती है आग की, वो कैसा कलर होता है, वो चमकीला कलर होता है। कैसा, चमकीला उजला। अगला है कि एक कांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, तो आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस कांच में प्रणाली में क्या था, तो उसमें था कॉपर सल्फेट। क्या था, कॉपर सल्फेट था। आंसर क्या होगा, बी होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, मतलब ऑक्सीजन का वियोग होना, और ऑक्सीजन जब ह्रास होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। और ऑक्सीजन का जहाँ योग होगा तो उपचयन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण। तो यहाँ पे क्या हो रहा, अवकरण हो रहा, यानी कि अपचयन हो रहा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना, देखो ऑक्सीजन का योग हो रहा। अब जब ऑक्सीजन का योग हो रहा तो इसको बोलेंगे क्या, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। अगला सवाल पढ़ते हैं। शाक सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शाक सब्जी जो विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला सवाल पढ़ते हैं। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल, हाइड्रोजन का वियोग होता है, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का त्यागता, हाँ इलेक्ट्रॉन भी त्यागता है, यानी कि इसमें क्या होता है, सभी। यानी कि उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का भी योग होता है, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन त्यागता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, द्रव्यमान का ना विनाश होता है, बिल्कुल सही बात। द्रव्यमान का ना निर्वास होता है, निर्माण होता है। उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, बिल्कुल। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। यानी कि सिंपल याद है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम बोलता है कि उस ना तो द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है, ना तो निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो FeH2O और Fe3O4 संतुलित रासायनिक समीकरण करने पे अणुओं की जल में अणु की संख्या, जल में अणु की संख्या कितनी है जब संतुलित रासायनिक समीकरण के? तो जल हमारा ये देखिए H2O ये है ना, जल में अणु की संख्या पूछ रहा। तब फिर हमको इसको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए Fe1 है, यहाँ पे 3 है ना, तो हमको इधर भी 3 लगाना पड़ेगा। 3 लगा दिए यहाँ पे, एक मिनट देखिए, हमको इधर क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। तो Fe3 हो गया, O4 है ना, यहाँ पे O2 ही है, तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। तो 4 दूना 8 हो गया, मतलब O कितना 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना 8 हो गया, तो यहाँ पे भी 4 लगाना पड़ेगा। तो बोलता है जल में अणुओं की संख्या, तो जल कितना हो गया, H2O क्या होता है, जल होता है, तो 4 होता है ना, 4 यहाँ पे दिया होता है। जल में अणु की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। जब संतुलित किए तो इसमें अणु की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बोलता है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो NO2 गैस निकलता है। तो ये गैस निकलता है, ये कैसा रंग का होता है, भूरे लाल, तो ये तो भूरा रंग का, कैसा होता है, भूरा रंग का होता है। ओके, AgCl ये जो देख रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में जो अभिक्रिया हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्लियर से पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा, Ag अलग हो गया और Cl2 क्या हो गया, अलग अलग हो गया, दोनों जो है अलग अलग हो गया। तो क्या अपघटन हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, Ag सिल्वर क्लोराइड क्या है, अलग हो जा रहा। तो इसको क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है, ऊर्जा अवशोषित होता है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये दिया हुआ समीकरण Fe और CSO4, और यहाँ से क्या बना, देखो FeSO4 इधर चल गया, तो एक ना विस्थापन हो गया, इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं आप। CuO और H2, इस अभिक्रिया में उपचयन होता है किसका, उपचयन किसका होता है, सॉरी अपचयन किसका होता है, मतलब अवकरण किसका होता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो बोलता है अवकरण किसका होता है, तो देखिए यहाँ पे
तो इस समीकरण में आपको अपचयन खोजना है। तो अपचयन किसका हो रहा है, ये कॉपर सल्फेट CuO का क्या हो रहा, अपचयन हो रहा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा CuO। ठीक है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते, ये जो सवाल दिया हुआ है और ये दोनों मिल के क्या बन गया, एक नया यौगिक बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे, उपचयन या अपचयन। देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है ना, जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बोलते हैं कि वे सब अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही आयन का आदान प्रदान होता है, जैसे कि अभी पढ़ रहे थे। आगे पढ़ते, लोहे की नई चमकीली वस्तु होती है, लेकिन कुछ समय बाद वायु छोड़ने पे क्या होता है, ललिमा मतलब युक्त भूरे रंग का जंग परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण, संक्षारण होना चाहिए, जंग लगना बोलेंगे, सॉरी जंग लगना, संरक्षण तो नहीं बोले, जंग लगना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जंग लगना, मतलब जो ऑक्सीजन से क्या होता है, ये मतलब संचारित होना शुरू हो जाता है, जंग लगना बोलेंगे इसको। बाजार में बिकने वाला जो चिप्स से होता है, उसके थैले में ऑक्सीजन गैस निकाल देते हैं, तो उसके अंदर कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग होता है संरक्षण में, क्या आता है, संरक्षण में नहीं किया जाता है, स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। तो क्यों, है ना, तो ये क्लियर सी बात है, ये कम सक्रिय इसलिए संरक्षण में इसका उपयोग करते हैं। किसमें, संरक्षण में इसका उपयोग करते हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो उत्पाद होता है, प्रतिफल बनता है, उसको उत्पाद बोलते हैं। एक्वा रिजिया में जो किस अनुपात में चांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है, तो 3 और 1 के अनुपात में होता है। इसको रेगल वाटर भी बोलते हैं, रॉयल जल है ना, रेगल वाटर। तो याद रखिए HCl और है क्या, HNO3 है ना, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो HCl 3 अनुपात में होता है, नाइट्रिक अम्ल 1 होता है। कभी कभी उलट के दे देगा सवाल, पहले नाइट्रिक अम्ल बोलेगा फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेगा, तो ये अनुपात भी क्या हो जाएगा, 1:3 उलट जाएगा। लेकिन ध्यान देना आपको, क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आगे बढ़ता, कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला करता है। कौन करता है लाल को नीला, लाल को नीला क्षार करता है। तो पीएच का संभव क्या है, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का तनु विलियन में के बारे में अवलोकन सत्य है, या सिरका जैसी गंध होती है, या प्याज जैसी गंध होती है, या सड़े अंडे की जैसी गंध होती है, या सड़े मांस की जैसी गंध होती है। तो एसिटिक अम्ल जो एक सड़े मांस के जैसा जो है गंध देती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारे शरीर में पीएच का परास कितना है, हमारे शरीर में जो पीएच का परास है 7.0 से 7.8, यानी कि आंसर का होगा, ऑप्शन बी होगा। आगे पढ़ते हैं, कौन विजातीय यौगिक है, विजातीय यौगिक कौन है, तो याद रखें विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल है, अपचयन व का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं, अपच को, मतलब जो क्या बोलते हैं, पेट ज़्यादा खा लेते तो अनपच होता है, तो एंटासिड नाम का दवाई, एंटासिड है ना, एंटासिड नाम का दवाई इस्तेमाल करते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ना तो 7 से कम ना तो 7 से ज़्यादा। ठीक है, कौन सा लवण है, इनमें से लवण कौन है, तो HCl क्या है, अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार है, ये भी क्षार है। तो लवण कौन है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी K2SO4 क्या है, लवण है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, आपको पता है अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है ना, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है, पता है, क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है ना, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। कौन क्षारकों में परबल क्षारक है, परबल, तो सबसे परबल क्षारक NaOH, जो इसमें ऑप्शन में NaOH जो क्या है, परबल क्षारक। बाकी ये सब जो दिख रहे हैं ये दुर्बल क्षारक है, याद रखिएगा, परबल क्षारक दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल याद रख लीजिए आप लोग। लिटमस विलियन पत्र जो बैंगनी रंग का होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, लिचेन, या कहीं कहीं लाइकेन भी लिखता है। ठीक है, तो लिचेन याद रखें, लिकेन भी कहीं लिखता है। कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो मेथिल ऑरेंज का किया जाता है, फिनोप्थैलिन का भी किया था, हल्दी का भी किया था, मोली का नहीं किया था। ठीक है, सूचक के रूप में, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। दांतों को साफ करने के लिए दंत स्पंज होता है, जो दांतों को जो साफ करते हैं उसके लिए क्या होता है, क्षारीय होता है ना, इसलिए तो जो मुंह में जो अम्ल जमा होता है, सुबह से उठते तो बदबू आती है, तो अम्ल जमा होता है, और क्षार मिलाता है तो वो अम्ल जो है दूर होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और शुद्ध जल क्या होता है, आश्रित जल, हालांकि वर्षा का जल भी देता है ऑप्शन में, अगर आश्रित जल ना रहे, वर्षा जल रहे तो वर्षा होगा, नहीं तो फिर आश्रित जल। कौन से धातु ठंडे जल से बिगड़ कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो पोटेशियम एवं सोडियम एवं पोटेशियम क्या हो जाएगा, सोडियम एवं पोटेशियम है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे।
कौन सा बुझा हुआ चूना? बुझा हुआ चूना मतलब जैसे पानी मार दिए, CaOH2, ये क्या है? बुझा हुआ चूना। और CaO क्या? बिना बुझा हुआ चूना है। Na2CO3 ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, है ना, का जलीय विलयन क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? अम्ल है या क्षार है? तो सोडियम कार्बोनेट क्षार है ना, इसका जलीय विलयन क्या होगा? 7 से अधिक होगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। क्षार है तो 7 से अधिक। आगे पढ़ते एसिटिक अम्ल है, IUPAC नाम। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। अगला पढ़ते हैं कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? तो लाल को नीला कौन करता है? अम्ल करता है, क्षार करता है। क्षार जो है लाल को नीला करता है। क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन होता है। अगला पढ़ते हैं ऑक्जेलिक अम्ल की प्रकृति स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल पता है टमाटर में पाया जाता है। किसमें? टमाटर में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो जिप्सम को जब गर्म करने पर बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि आंसर का होगा ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। और जिप्सम का ऊपर वाला ये देखिए जिप्सम वाला है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है लिटमस, तो यह किस रंग का होता है? तो यह रियल में होता है बैगनी कलर का। किस कलर का? बैगनी कलर का होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको गंधीय सूचक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मतलब जैसे कि बैगनी कलर है लिटमस पत्र, अम्ल में डालेंगे तो उसका अलग कलर हो जाएगा, है ना, क्षार में डालेंगे तो अलग कलर हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? गंधीय सूचक बोलेंगे। सभी अम्लों में होता है, जितना भी अम्ल है उसमें हाइड्रोजन जरूर हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। सभी जो अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन रहेगा और क्षार में हाइड्रोक्साइड होता है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होगा? अम्लीय, क्षारीय, दोनों या कोई नहीं। तो ये पढ़ लिए थे कि सभी हाइड्रोजन में अम्ल होता है। सभी हाइड्रोजन युक्त जो सभी यौगिक हो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। आंसर ये होगा। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत सिरका है। सिट्रिक अम्ल किसे पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसे पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल जो टमाटर नहीं, इमली में, ठीक है। टार्टरिक अम्ल जो होता है वो किसे पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल पता आपको दही में पाया जाता है। तो याद हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, अभी पढ़ा था टार्टरिक अम्ल इमली में, दही में हो गया लैक्टिक अम्ल। अगला है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा पाया था? तो ये इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल तो यहाँ पे है नहीं, तो मेथेनोइक अम्ल, इसी को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं दांतों का क्षय कब आरंभ होता है? जब दांत का मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिन अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, HCl है ना, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इन दोनों से अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? NaCl बन जाएगा, बनेगा Na जाके Na जो है Cl से जाकर मिल जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, आंसर बी हो जाएगा। धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट इंटू 10:2 क्या होता है? सोडियम Na2CO3 इंटू 10:2 Na2CO3 इंटू सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा जिसे धोवन सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, Na होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। आंसर हो जाएगा का ऑप्शन इसका सी होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। बेकिंग सोडा उसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट था NaHCO3, क्या होता है? NaHCO3, हाइड्रोजन भी ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए Na2CO3 का इस्तेमाल करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का, धोने का सोडा जो है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, खाने वाला सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग करते हैं। जिप्सम का सूत्र अभी पढ़ चुके। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? NCaSO4 ये है जिप्सम का सूत्र है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ताकि बहुत सारा सवाल है, खत्म करना है, कम समय में ज़्यादा सवाल पढ़ना है। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर, है ना, बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा NaHCO3 क्या होगा? NaHCO3। नीला तोता
कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O कॉपर सल्फेट नीला तोता बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, जठर रस का पीएच मान कितना होता है, जठर रस का पीएच मान 1.2 के आसपास होता है, ठीक है, 1.2 के आसपास होता है। जठर रस का जो पीएच मान होता है 1.2 के आसपास होता है। आगे सवाल है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, वह निकलता है, देखिए लाइकेन है ना, लिख रहा है ना, कहीं लाइकेन कहीं लीचेन बोलता है, तो याद रखेगा। OH जो दिख रहा एक प्रकार्यात्मक स्रोत कहाँ से, तो ये क्या OH क्या है, ये क्या है, एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल समूह का है। प्रोपेन में आणविक सूत्र क्या होता है, देखिए इसको बनाइए, ये यहाँ 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 क्या, ये देखो 3 इधर बॉन्ड हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, कितना बॉन्ड हो गया, 10 बॉन्ड हो गया प्रोपेन में, आंसर डी हो जाएगा। कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया था, ईंधन के रूप में एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में। ग्लूकोज के एक अणु में कितने अणु होते हैं, ग्लूकोज के C6H12O6, तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, ऑक्सीजन के कितने अणु है, 6 अणु है, ऑक्सीजन के 6 अणु है। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा कार्बन यौगिक, ये C2H4 क्या बोलते हैं इसको, एथीन, C2H4 एथीन बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़े, कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त और असंतृप्त, तो ये क्या है, CH4 क्या है, गोबर गैस मीथेन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, 2 2 4 2 6, ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, एथीन जो है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, मीथेन जो है सबसे सरल यौगिक CH4 है ना, एकदम सरल यौगिक है। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, वोहलर ने किया था, वोहलर ने, किसने किया था, वोहलर ने किया था यूरिया का संश्लेषण। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इथाइन देता है, क्या देता है, इथाइन देता है। हाइड्रोकार्बन कौन है, मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा सिर्फ पाया जाएगा, तो ये देखिए ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, जिसमें हाइड्रोजन है कार्बन है ना, तो इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। बाकी इसमें देखिए कार्बन है, इसमें क्या है हाइड्रोजन कार्बन, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी है, ये है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, C6H12O6। CHO अभिक्रियाशील मूलक है, ये किसका है, ये है एल्डिहाइड का, ठीक है। CHO किसका है, एल्डिहाइड का। एल्कोहल का पता चला था, OH क्या था, एल्कोहल का था। कीटोन का CO आगे पढ़ने वाले हम लोग हैं, बहुत सा सवाल है। ये देखिए एक बॉन्ड COOH, ये किसका है, ये अम्ल है, कार्बोक्सिल समूह का है। कौन समायवी है, मतलब फार्मूला सेम लेकिन संरचना अलग अलग, तो आंसर सी होगा, क्योंकि देखिए कार्बन 2 यहाँ पे 1 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 यहाँ देखिए 3 3 6 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन संयोजी यौगिक है, इनमें से कौन जो है संयोजी यौगिक है, एक्चुअली सह संयोजी होना चाहिए, संयोजी नहीं सह संयोजी यौगिक। तो जो सह संयोजक बंधन कौन बनाएगा, सह संयोजक बंधन यही तो बनाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यही तो बनाएगा। कौन हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध हैं, किसमें, तो एल्काइन में होता 3 अबंध, CnH2n-2 होता है एल्काइन का सूत्र। अब देखते हैं किस पे सेट करेंगे, तो एथेन मीथेन है, ये तो होगा नहीं, एथेन है, ये भी तो होगा नहीं, कैसे देख लो आप। अब यहाँ देखते हैं, अगर इसको बैठाते 3 बैठाते हैं, यहाँ पे 3 वाला मिल रहा ना, 3 तो 3 दूना 6, 6 में से 2 घटेगा 4, तो पता चला कि आंसर सी होने वाला। अगर इसको देखते हैं तो 3 दूना 6, तो 8 का भी होगा नहीं, ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 3 अबंध पाया जाने वाला। एथाइन एल्कोहल का अनुसूत्र देखिए, एथाइन अभी आ गया, एथाइन एल्कोहल, तो एथाइन में जो एथेन था ना, एथेन एथाइल एल्कोहल, ठीक है, C2H5OH, इसे बोलते हैं एथेनॉल, क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11। अभिक्रियाशील मूलक समूह जो है, ये जो देख रहे हैं COOH लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसका है, कार्बोक्सिल समूह का है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, कोई भी सवाल बचेगा नहीं, एकदम गर्दा छोड़ा देना है, ठीक है। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले, अभी पता था अनुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग, उसको बोलते हैं समायवी, क्या बोलते हैं, समायवी बोलते हैं। प्रोपेन की आणविक संरचना नामांकन कौन है, प्रोपेन मेथ एथ प्रोप, तो C3 होगा, तो C3 प्रोपेन है ना, CnH2n+2 फॉर्मूला याद करो, तो 3 C3, तो H 3 दूना 6 6 2 8, देखिए ना, प्रोपेन है। दोहरे अबंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, तो एल्कीन होता है ना, एल्कीन, इसमें दोहरे अबंध होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड,
एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड, एल्कोहल तो पहचान है OH का, ठीक है। यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में किसी स्थित हाइड्रोजन को एक प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रदर्शित करता है, उसको क्या बोलते हैं? एक प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रदर्शित करता है, उसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। एथेनॉल का उपयोग किस में होता है? एथेनॉल का उपयोग कफ सिरप में, टिंचर में, आयोडीन यानी कि सभी में होता है, ठीक है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल जब सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनाएगा? तो याद रखें, जब एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो H2 गैस बनेगा, हाइड्रोजन। अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन कर लेंगे तो क्या होगा? उपचयी प्रक्रिया प्रभावित होगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाएगा, भाव शून्य हो जाएगा, सभी काम हो जाएगा, सभी के सभी जो है नर्वस हो जाएगा ना, सब के सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें आंसर क्या होगा? डी होगा। सूर्य के प्रकाश में गन्ना का रस का किण्वन क्या कहलाता है? एल्कोहल, चीनी, इनमें से कोई। किण्वन करने पर क्या बनेगा? तो एल्कोहल बनेगा, है ना। क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। इथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में प्रबल होते हैं, दुर्बल होते हैं, ये दोनों समान होते हैं? तो ये हो जाएगा प्रबल अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल। इथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में प्रबल अम्ल है। इथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती है? तो इथेनोइक अम्ल जब ऐसा होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस देगा? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। साबुन कठोर जल में किन किन लवण से अभिक्रिया करता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, दोनों से करता है, ठीक है। कठोर जल में साबुन जो है दोनों से अभिक्रिया करता है। अपमार्जक बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनता है? शैम्पू, इजी सर्फ, सभी बनता है, ठीक है। अपमार्जक से सभी बनाए जाते हैं। मेथिल एल्कोहल जिसको बोलते हैं मेथेनॉल, क्या बोलते हैं? मेथेनॉल। आंसर क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल एथेनॉल, प्रोपिल एल्कोहल प्रोपेनॉल, प्रोपेनैल, ये देख रहे हैं कौन सा प्रकार समूह है? तो लास्ट में क्या लगा? CHO। क्या लगा? CHO। और CHO लास्ट में किसमें लगता है? आपको पता है एल्डिहाइड में लगता है, तो एल्डिहाइड समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा। तो आंसर हमारा ये हो गया एल्डिहाइड। चलिए आगे पढ़ते हैं फास्ट में। एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या है? एथाइन नाम है। आंसर सी हो जाएगा, एथाइन। डाई मिथाइल ईथर का आयुर्वेदिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं एथॉक्सी इथेन, सॉरी एथॉक्सी ने मिथॉक्सी मेथेन, ठीक है। मिथॉक्सी मेथेन बोलेंगे। डाई इथाइल ईथर को बोलेंगे सर, डाई मिथाइल है ना, हम मिथाइल पढ़े, डाई मिथाइल ईथर को बोलेंगे मिथॉक्सी मेथेन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए एथिल प्रोपाइल ईथर का आयुर्वेदिक नाम क्या है? एथिल प्रोपाइल ईथर का आयुर्वेदिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा एथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा? एथॉक्सी प्रोपेन। ब्यूटेन के कितने समायोगी? 2 समायोगी, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। कौन सा कार्बन का अप्रूफ है? तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन सब के सब क्या है? कार्बन के अप्रूफ है। कौन कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं करता है? ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण, अवक्षेपण। कौन कार्बनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया नहीं है? तो ये तो है, ये भी होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है? कार्बनिक जो यौगिक होता है उस तत्वों के बीच सह संयोजक बंधन होता है। कैसा होता है? सह संयोजक बंधन होता है। कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? तो एथेनॉल, ईथर, एथीन, सोडियम से अभिक्रिया कौन करता है? तो बहुत मजे वाला सवाल यहाँ पे बोला, कौन कार्बनिक यौगिक है जो सोडियम से अभिक्रिया करता है? और वो कौन है? एथेनॉल है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। कार्बन के 2 अप्रूफ है, हीरा और ग्रेफाइट। इसके तीसरा रूप है अप्रूफ है फ्लोरीन। सबसे अधिक उपयोगी एल्कोहल है वो है एथेनॉल। शराब वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। प्रोपेनॉन समूह है, नोन जैसे नोन आ गया तो कीटोन समूह का है, ठीक है। कौन कमरे के ताप पर द्रव्य है? तो एथेनॉल ही तो है। बियर वगैरह रख दीजिए, कमरे के ताप पर द्रव्य तो रहता है, ठीक है। एथीन क्या है? एथीन का सूत्र है एथीन, CnH2n, ये नहीं फार्मूला आता है। तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, ये हो जाएगा एथीन, 2 दूना 4। आंसर क्या होगा? सी होगा, एथीन का। मेथिन नहीं होता, एथीन होता है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? HCOOH हो जाएगा। क्लियर है? एथेनोइक अम्ल से आपसे पूछा जा रहा है कि एथेनोइक अम्ल का
सूत्र क्या होगा? तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र एकदम इजी है, सॉरी ये मेथेनोइक हो गया, ये होगा आंसर सी होगा। एथेनोइक है, एथेन है ना, तो कार्बन 2 रहेगा, सॉरी कार्बन 2 रहेगा, देखिए कार्बन यहाँ पे तो कार्बन 2 है, ठीक। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। एथेनोइक अम्ल बोला जा रहा, मेथेनोइक अम्ल बोलता तो 1 होता, लेकिन एथेनोइक अम्ल बोला जा रहा। चलो ठीक है, एथेन के साथ संयोजक बंधन क्या? एथेन, तो C2 जोड़े यहाँ पे, कितना हो गया? 3 3 6 7 है ना, 7, देखिए 7 बॉन्ड हो रहा ना, तो 7 हो जाएगा। मीथेन उदाहरण है, मीथेन किसका उदाहरण है? तो एल्केन से बना है ना, मीथेन किससे बना है? एल्केन से बना है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन क्या है? अपरूप है। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसमें एथेनॉल बना है, जिससे बना एथेनॉल। एथेनॉल किससे बना है? तो एथेन से बना है, एथेन से एथेनॉल बना है, मीथेन से मेथेनॉल बनेगा। कौन जल में अविलय है? जल में अविलय कौन है? तो ग्लूकोज जल में अविलय कौन है? एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इथाइन, सब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर इथाइन होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज भी जल में मिल ही जाता है, एथेनोइक अम्ल तो मिलेगा ही। तो एथाइन के है ना, एथाइन ये जो है जल में नहीं घुलता है, अविलय। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो वेल्डिंग में एथाइन का, चूंकि इसको एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसिटिलीन ही बोलते हैं, इसलिए वेल्डिंग में इस गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका 116 का आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है ना, 116 का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, किसका है? आइसोप्रीन का रबर बहुलक है। कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक वो क्या? ग्रेफाइट ही है, तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक। कार्बन आवर्त सारणी में किस ग्रुप में है? तो 1 2 में तो नहीं है, 3 से तो 312 तो छोड़ ही दो, है ना, फिर यहाँ शुरू होगा तीसरा चौथा, तो चौथा का ए में है, ठीक है, चौथा का ए में है, बी नहीं ए में होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार का सवाल। तो अगला है ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक किसका समूह है? ब्यूटेनॉन है, नॉन आ गया तो कीटोन हो जाएगा, ठीक है। खाना पकाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही, मतलब इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही। इसी कारण है ईंधन पूरी तरह से अगर नहीं जलेगा तभी तो ऐसा होगा। अब खराब ईंधन का ये खासियत है कि काला हो जाएगा, ज़्यादा धुआं देगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच किस प्रकार का होता है? तो हाइड्रोजन तो 2 परमाणु के बीच एकल बंधन होता है, क्या होता है? एकल बंधन होता है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणुओं के परमाणु की संख्या और परमाणु का अनुपात कितना होता है? ठीक है, तो याद रखें नाइट्रोजन का 1 होगा और हाइड्रोजन का 3 होगा, यानी कि 1 और 3। इथाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? इथाइन अभी पढ़ते थे। इथाइन ये किस में आता है? एल्काइन, CnH2n-2 एल्काइन। तो इथाइन का C2 ले लेंगे, 2 दूना 4 में से 2 घटेगा तो 2, क्या जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। ये देखिए इसका IUPAC नाम बताइए, इसका IUPAC नाम क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल, इसका IUPAC नाम आपको बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या है। तो इसका आंसर का 2 पेंटेनॉल, क्या जाएगा? 2 पेंटेनॉल, चूँकि ऑयल है, एल्कोहल है, पेंटेनॉल। देखिए कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5, मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2, चूँकि इधर से देखिए करीब से दूसरा नंबर पे है, इसलिए 2 पेंटेनॉल हो जाएगा, करीब वाला जोड़ा जाता है। कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयोग होता है? तो एथेनॉल का उपयोग करते हैं पीने के लिए, मतलब शराब वगैरह बियर में होता है। कौन समायावी दर्शाता है? तो समायावी मैं बता चुका, यही सवाल फिर से आगे रिपीट हो गया। समायावी जो मतलब फार्मूला सेम, संरचना अलग अलग। एल्कोहल के समूह कौन है? तो सिंपल के बाद OH लगा समझ लिया एल्कोहल है, CHO मतलब एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिल समूह है, ठीक है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया था, वोहलर ने किया था। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3, है ना, CHCl3, ऐसे बना सकते ClCl, इसका ये आपका है संरचना सूत्र है। सिरका का स्वाद खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? सिरका का स्वाद खट्टा एसिटिक अम्ल होगा, क्योंकि सिरका में तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगले पढ़ते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन यहाँ पे मीथेन। मीथेन वायु में जलकर क्या होता है? ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, नाइट्रोजन देता है या हाइड्रोजन देता है? बहुत अच्छा सवाल है। मीथेन जब वायु में जलता है तो क्या देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का,
मेथेनोइक, मेथेनॉल हो रहा, मेथेनोइक अम्ल। तो फॉर्मिक नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल जो चींटी का डंक में होता है। पेंसिल बनाने में कार्बन का कौन सा अपरूप उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट में। पेंसिल बनाने में कार्बन का कौन सा अपरूप इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट का। अभिक्रियाशील C डबल O, देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किसमें होता है, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड। ये जो देख रहे हैं एल्कोहल श्रेणी यौगिक में कौन सा अभिक्रियाशील विद्यमान है, एल्कोहल में। तो एल्कोहल में कौन रहेगा, ये रहेगा CHO, ये क्या है, एल्कोहल में रहेगा, OH सॉरी, ठीक है, आंसर भी होगा। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, तो ऑक्सीजन के दो बीच के होता है, ये दो परमाणु के बीच दो आबंध होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में एक आबंध होता है, नाइट्रोजन में 3 होता है। बेंजीन का सूत्र C6H6, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बेंजीन का सूत्र देखिए इस तरह से बनाइएगा। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो कार्बन तो रहेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का कोई काम ही नहीं है ना, हाइड्रोजन भी रहेगा। फ्लोरीन कार्बन 60 जो कार्बन का प्रूफ है, इसकी आकृति एक फुटबॉल की जैसी होती है ना, फुटबॉल के जैसे होते हैं। साबुन का घोल बादल जैसा क्यों दिखाई पड़ता है, साबुन का घोल देखते हैं बादल के जैसा दिखाई पड़ता है। कारण यहाँ पे सिंपल है, इसका कारण ये है कि जो क्या बोलते हैं, जो चमकता है तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है ना, इसी कारण प्रकाश का प्रकिरण होता है, पूर्ण नहीं प्रकिरण होता है। किन उत्प्रेरकों के उपयोग कारण तेलों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, तो निकेल का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजनीकरण करते हैं वनस्पति तेल बनाने के लिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है। प्रोपेन का बता इकाई अंतर क्या है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन में अंतर बताना था। देखिए कार्बन 4, यहाँ समझिए, कार्बन 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, और 10 में से 8 घटेगा, हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, CH2 बचेगा। अब देखिए आप सवाल है किसने स्थापित किया था अष्टक नियम, न्यूलैंड से। तो थोड़ा आगे पीछे हो गया सवाल, देख रहे हैं आगे पीछे उल्टा पुल्टा होगा। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, डोबेरेने ने तिर्यक नियम, मेंडलिफ ने आवर्त सारणी और मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो आवर्त स्थापित है वो संख्या पर है, परमाणु संख्या पर, ठीक है। सल्फर परमाणु की महत्वपूर्ण कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है, 16 होता है ना सल्फर का, 2, 8, 6, आखिर में कितना है, 6 है। कौन सा उपधातु है, तो जर्मेनियम क्या है, उपधातु, जर्मेनियम, सिलिकॉन है ना, सुबीडियम, ये क्या है, उपधातु है। आगे पढ़ते हैं, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला 2n², क्या है, 2n², मतलब किसी कोष में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन अट सकता है किसी इलेक्ट्रॉन, KLMN होता है ना, KLMN मानो ही मानते हैं। तो इसमें किस K में कितना है, L में कितना है, तो इसको हम क्या निकालते हैं, इस फार्मूला से निकालते हैं। क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्लोरीन कितना होता है, 17, 2, 8, 7, आखिर में 7 है तो बाहरी में यही संख्या रहेगा। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो धातुई गुण क्या होता है, तो याद रखिए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातुई गुण क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, लेकिन अधात्विक गुण जो है घटेगा। धातुई गुण ऊपर से नीचे बढ़ता है लेकिन अधात्विक गुण घटता है। अब इसका उल्टा, ऊपर से नीचे आए तो बढ़ रहा, अब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। आधातु में क्या बोला, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा, ये एक दूसरे को उल्टा होता है। वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, क्षार धातु, वर्ग 1 तत्व जो है क्षार धातु कहलाता है। द्वितीय आवर्त में तत्वों की कौन सा रोल कक्ष है, द्वितीय आवर्त में, तो KLMN, तो L कितना नंबर पे है, L ही तो है सेकंड नंबर पे, है ना, L जो है सेकंड नंबर पे, KLMN। एक MP, यहाँ पे देखो शॉर्ट में लिखा हुआ है, उल्टा लिखा गया, ये आपका पिको है, 1 पिकोमीटर, देखिए 10⁻⁻12 होता है। बोला ना कुछ टाइपिंग कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ और हो गया, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारें कितनी है, इस तरह 36 कतारें, 7 पे से 36 कतारें। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, इस तरह से होता है वर्ग। आवर्त सारणी में बस आप देखते जाओ, है ना। अब मेरे से पहले आपके माइंड में आंसर आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब लास्ट में मुझे बताना आखिरी तत्व कौन सा है, तो हीलियम क्या है, आखिरी तत्व है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य क्या कहलाता है, क्षार धातु, भी पढ़े, प्रथम वर्ग सदस्य क्या कहलाता है, क्षार धातु कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में के वर्ग के तत्व कहलाते हैं 11 वर्ग के तत्व, 11 वर्ग के तत्व कहलाते हैं। तो 11 वर्ग जो तत्व तो मुद्रा धातु है, इसमें सोना है, चांदी है, इसी में मुद्रा तत्व। चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या, चतुर्थ आवर्त में, पहला आवर्त में 2, 8, 18,
2 8 8 18, ठीक है, 2 8 8 18 होता है। चौथा में क्या 18। आधुनिक आवर्त सारणी के षष्टम आवर्त में तत्वों की संख्या, षष्टम बोले तो छठा में, तो 32 होगा, सबसे बड़ा तो ये है ना, 32 रहता है। वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 2, यहाँ 2 देखो इधर लिखा गया, वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु है। वर्ग 17 तत्व कहलाते हैं क्या? हाइड्रोजन, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन, वर्ग 17 का। वर्ग 17 के क्या? वर्ग 1 तक के सभी तत्व कहलाते हैं 17 से 13। और ये क्या लिख रहा है यहाँ पे? कुछ सवाल कुछ और बोल रहा, बताता हूँ सवाल क्या बोल रहा। वर्ग 1 2 13 17 के सभी तत्व क्या कहे जाते हैं? वर्ग 1 2 और 13 से 17, 1 2 हो गया, और 13 से 17 के सभी तत्व क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो इसको बोलते क्या? प्रतिनिधि तत्व। क्या बोलेंगे? प्रतिनिधि तत्व। वर्ग 1 2 और फिर 13 से 17 तक 18 नंबर छोड़ गए, इसको प्रतिनिधि तत्व बोलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में बटी है। आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, SPDF। वर्ग 1 से 2, वर्ग 1 से 2 जो पहला जो वर्ग है, एक से पहला और दूसरा, उसको बोलते हैं S ब्लॉक। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, पहला और दूसरा जो वर्ग है उसको क्या बोलेंगे? S ब्लॉक बोलेंगे। वर्ग 13 से 18, 13 से 18 जो वर्ग है उसको बोलेंगे क्या? P ब्लॉक बोलेंगे, SP, है ना। और D किसको बोलेंगे? 3 से लेकर 12 तक D हो गया। F हो गया एक्थिनाइट लेक्टिनाइट्स, पता नहीं नीचे सवाल होगा शायद। आवर्त सारणी में नीचे जो कथन, देखिए नीचे दो आवर्त सारणी देखें तो सबसे नीचे 2 लाइनिंग दिया रहता है, याद आ रहा कुछ? उसको बोलते हैं F ब्लॉक, उसको नाम है लेथिनाइट्स एक्टिनाइट्स। वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता, तो वर्ग 1 है ना, उसके सभी वर्गों की संयोजकता देखेंगे तो सबका संयोजकता 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्योंकि देखिए आपको पता है हाइड्रोजन का भी, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम सबके आखिर में देखो 3 1 है ना, 2 8 1, लास्ट में 1 1 सब में बचेगा। वर्ग 18 की संयोजकता क्या होगा? वर्ग 18 की जितना भी संयोजकता उसका 0 होता है, मतलब निष्क्रिय गैस का संयोजकता क्या होगा? 0 होगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर तो इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता देखिए बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता क्या होगा? जाहिर सी बात क्या होगा? बढ़ेगी। बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता क्या होगा? बढ़ता है। अगर तत्व के बाहरी सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी वर्ग संख्या क्या होगा? अगर तत्व के बाहरी सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो बाहरी से 1 या 2 बचेगा, तो उसका जो तत्व होगा ना, जो वर्ग होगा, जो आवर्त होगा, वो वही होगा, 1 होगा या तो 2 होगा, या तो 1 या 2। यहाँ पे उल्टा लिखा 1 या 2 होगा। समझ आ रहा है मेरी बात? जैसे आवर्त सारणी होता ना, जैसे तो पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग में अगर इन दोनों में आखिरी में 1 हो और 2 हो तो ये इसी दोनों में होगा। याद रखिए, पहला वर्ग में आखिरी में 1 रहेगा, दूसरा वर्ग में आखिरी में 2 रहेगा, तीसरा वर्ग में 3 रहेगा, चौथा वर्ग में 4 रहेगा। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रवृत्ति, देखो ऊपर से आई पढ़ते, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होता है? बढ़ता भी पढ़ते ना, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? समूह में ऊपर से जब नीचे आएंगे धात्विक गुण बढ़ेगा और अधात्विक गुण क्या घटेगा? जर्मेनियम क्या है? जर्मेनियम आर्सेनिक क्या है? ये एक उपधातु है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? मेंडलीफ जो है परमाणु द्रव्यमान पे बनाया था, परमाणु द्रव्यमान। आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है कि आवर्त सारणी में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन का स्थिर रहेगा। जैसे ऊपर से नीचे आएंगे ना, पहला वर्ग में जितना संयोजकता है लास्ट में, जैसे पहला वर्ग में आखिर में 1 बनेगा तो वही तो बोलेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं। आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन तो उसी को बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, उसके बाद पोटेशियम है, सबको बना के देखो तो लास्ट में 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो वही तो है, स्थिर रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोशिक संख्या क्या होगा? बाएं से दाएं जाएंगे, बहुत अच्छा सवाल है। बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो कोशिक संख्या क्या होगा? कोष मतलब कोष क्या होता है? जैसे कि पहला आखिरी में जितना बचेगा वही होगा। जैसे पहले क्या है? पहले हम लेते हैं लिथियम तो 3 है, फिर लेते हैं बेरिलियम तो 4 है, फिर लेते हैं बोरॉन तो 5 है, तो बढ़ रहा ना, क्या हो रहा? बढ़ रहा। तो सिंपल से मतलब कोशिक संख्या क्या हो जाएगा? है ना,
बढ़ेगी। 33 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन 33 का आंसर ऑप्शन देखते हैं क्या इसका सी होगा। हाँ ठीक है, कुछ नहीं, स्थिर होगा, सी रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो लिथियम में लिथियम को तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, देखिए तोड़िए यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से। मान लीजिए पहले लिथियम है 3 है, 2 एक में टूटेगा। लिथियम के बाद आपका पता है बेरिलियम है 4 है, तो 2 में टूटेगा, तो ये भी 2 कक्ष में, ये भी 2 कक्ष में आएगा। ठीक है, फिर आपका बोरॉन आता है 5, तो 2 3 आएगा। ठीक है, फिर आपका कार्बन आता है 6, तो 2 4 आएगा। तो 2 यहाँ पे 2 कक्ष, इसमें भी 2 कक्ष, इसमें भी 2 कक्ष में सब में है, तो स्थिर रहेगा। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको माना जाता है? तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको माना जाता है? तो तत्वों के वर्गीकरण में जो है डोबेरेनर को मानेंगे। किसको मानेंगे? वर्गीकरण करना सबसे पहले डोबेरेनर ने शुरू किया था। ठीक है, मेंडलीव जो है आवर्त सारणी बनाया था। आवर्त सारणी किस ओर धातुएं स्थित है? आधातुएं। आवर्त सारणी में जो आधातु है ना, वो आपको पता है बाईं ओर रहता है, किधर, सॉरी बाईं नहीं, दाईं ओर रहता है ना। दाईं इधर होता है, इधर दाईं होता है, इधर बाईं ओर। तो बाईं ओर क्षार धातु होता है और दाईं ओर आधातु होता है, दाईं ओर होता है। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? दूसरे आवर्त में तो पहले में 2 है, फिर 8 है, 18 है, 32 है। ठीक है, तो 8 हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है यहाँ पे। आवर्त सारणी के वे समूह जिनमें तत्व 18 होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? निष्क्रिय तत्व बोलते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 36 कतारों क्या था? मेंडलीव के आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहते थे? तो 36 कतारों को ही बोलते थे आवर्त समूह 36 कतारों को आवर्त ही होगा, है ना, आवर्त बोला जाता था। किस तत्व के लिए मेंडलीव ने अपनी सारणी में खाली जगह छोड़ा था? मेंडलीव ने किस तत्व के लिए खाली जगह छोड़ा था? और वो था लेड। ठीक है, लेड के लिए खाली जगह छोड़ा था मेंडलीव ने। मेंडलीव के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी? मेंडलीव के आवर्त सारणी में प्रथम सबसे पहला कमी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं देना। और मोस्टली ने भी उसी तरह के उचित स्थान नहीं मिला है। हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम तो 2 तो है ही है, आँख कान में 2 तो है ही है हीलियम। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। और ये देखो ये किसमें आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये आता है दूसरा में, क्योंकि पहला में हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, है ना, फिर बोरॉन, तो दूसरा में आता है। ठीक है, आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्रवृत्ति, आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी होती है? अच्छा, जो आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी होती है? अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कार्बन अनुसार घटता है या बढ़ता है? जैसे अभी हम पढ़े लिथियम 3 है था, बेरिलियम 4 था, बोरॉन 5 था, इसे देख लेते हैं। तो आवर्त बोला ना, इस तरह आवर्त में तो 3 2 1 हो जाएगा, तो 1 त्यागेगा, 2 4 हो जाएगा, त्यागेगा, 2 2 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा, त्यागेगा। ठीक है, तो इसका क्या कर्म अनुसार क्या हो रहा? बढ़ रहा, कर्म अनुसार जो है बढ़ेगा वो। तो त्यागने की प्रवृत्ति बोल रहा, ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं बोला, त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ रहा। कौन हाइड्रोजन का सदस्य है? ब्रोमीन क्या है? हाइड्रोजन सदस्य है। ब्रोमीन, फ्लोरीन। सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला वैज्ञानिक कौन था? सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक रूप में पहचानने वाला वैज्ञानिक का नाम बताना, और वो था डोबेरेनर। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कौन समूह डोबेरेनर के तिर्यक नियम बताता है? तो डोबेरेनर ने जो तिर्यक नियम बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और बताया था बीच वाला जो दोनों को जोड़ के एक क्या बोलते हैं औसत निकलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और क्या होता है बेरियम, और ये सर है स्ट्रांसियम। कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांसियम। धात्विक अभिलक्षण समूह के में नीचे जाने पर, है ना, सिंपल, तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक अभिलक्षण तो बढ़ता है। अभी पढ़ते हैं ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? हमेशा बढ़ेगा, है ना। चलिए, आप तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका विकास? आवर्त सारणी में सबसे पहले विकास जो है मेंडलीव को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाएगा? मेंडलीव को माना जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नियोन की परमाणु संख्या 10 है, तो इसकी आवर्त संख्या कितनी होगी? तो आप दूसरे आवर्त में है नियोन, आपको पता है दूसरे आवर्त में है, जो कि लास्ट में कितना बचता है? 2 8। तो दो कक्ष में दूसरा आवर्त, 3 कक्ष में तीसरा आवर्त, ये ऐसे याद रखिएगा। तत्वों के वर्गीकरण में मुख्य श्रेय, तत्वों का वर्गीकरण का मुख्य श्रेय हुई मेंडलीव को जाता है। मुख्य श्रेय
ओके, तो मेंडलीव को जाता है। बाकी मोस्टली ने उसको क्या कहता है, अरेंज किया था। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु का पतली परत चढ़ाएंगे, तो लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए हम लोग इस पर जिंक की परत चढ़ाएंगे, है ना। विद्युत अपघटनीय परिस्थिति में अशुद्ध धातु बना होता है, अशुद्ध धातु, तो याद रखें अशुद्ध धातु जो होता है एनोड होता है। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना। तो पोटेशियम के तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ओके, तो याद रखें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी होगा। एक्वारिजिया में सांद्र हाइड्रोक्सीएल का अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात बताना है। एक्वारिजिया में बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे एक्वारिजिया में नाइट्रिक अम्ल सांद्र H2SO4 सांद्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का, तो अम्ल, तो इसका पता क्या होगा, वही 3 एक होगा, चूँकि HCl 3 होता है। अब देखिए यहाँ पे खाने के डिब्बे जो खाद्य पदार्थ होता है उसके डिब्बे में जिंक परत क्यों नहीं चढ़ाते, क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा विक्रियशील होता है, खाना को खराब कर देगा, इसलिए टिन का लेप चढ़ाते हैं। एल्यूमिनियम पर जो मोटी परत चढ़ाते हैं ना उसको बोलते हैं क्या, एनोडीकरण, क्या बोलते हैं, एनोडीकरण बोलते हैं। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, ठीक है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो 1 2 3 हो गया। अच्छा, इसको आप अरेंज कर लेना, यहाँ पे मैं इसको अरेंज करना भूल गया, ठीक है। तो सबसे कम धातु का गलनांक किसका कम होगा, वो होगा सोडियम का। कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक कौन है, तो ये भी पढ़ चुके आप, इनमें से आयनिक यौगिक कौन है, तो इसमें से आयनिक यौगिक क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा, ठीक, आंसर सी होगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का है, ठीक है, आंसर सी होगा। लोहे की संख्या कितनी है, लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। सीने बार का अयस्क का नाम बताना है ना, क्या होगा, Hg, पारा, आंसर डी होगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, ओके, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करेगा तो कौन सा बनेगा, Na2ZnO2, बहुत बार मैं बताया हूँ, आंसर इसका डी होगा, ठीक है, Na2ZnO2। लोहे से लेपित करने के लिए प्रक्रिया क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। कौन अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है यहाँ पे, Cu, Ag, Hg, Au, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे जो कॉपर जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है, ठीक है, तो 15 नंबर सवाल का आंसर होगा एनोड पे। किस पे होता है, एनोड पे होता है, जो अशुद्ध धातु होता है। धातु में उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है, उष्मा तथा विद्युत का चालक होता है। धातु क्या होता है, सिंपल सी बात है, उष्मा और विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। धातु में आवर्त सारणी में किस ओर है, देखिए आवर्त सारणी सवाल आ गया, आवर्त सारणी में धातु किधर है, बाईं ओर है, बाईं ओर, दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर हो जाएगा, है ना। धातु जो है आवर्त सारणी में बाईं ओर है। ये सब देख रहे हैं, SI, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसका नाम है अस्मिथ या क्या तो बोलते हैं, आर्सेनिक नाम, आर्सेनिक नहीं कुछ और नाम है, इसको तो जानते हैं सुबीडियम। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब उपधातु है, आधातु नहीं होगा, उपधातु होगा। आधातु में आवर्त सारणी में किधर है, आधातु जो है पढ़ रहे थे, आवर्त सारणी में दाईं ओर है। सोना का आधात्विक चमक कहता है, जो सोना का जो चमक होता है वो पीट वर्ण होता है। कितना सवाल है, चांदी तथा बर्तन के गहने को वायु में खुला छोड़ने पर क्या होता है, धब्बा पड़ता है। वो धब्बा क्या होता है, चांदी या सोना जो धात्विक चमक होता है क्या बोलता है, चांदी के या बर्तन के जो गहने होते हैं ना उसको अगर खुला में छोड़िएगा तो उस पर एक धब्बा परत चढ़ जाता है, और परत का नाम बताना है, और उस परत का नाम है सिल्वर क्लोराइड सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, धातु के गुण क्या बोलते हैं, तन्यता, मतलब लंबी तार खींची जा सकती है, तन्यता बोलेंगे। लेड तथा मरकरी उसमें का क्या है, लेड तथा मरकरी, मरकरी पारा बोलते हैं, ठीक है, लेड तथा मरकरी जो है उसमें का क्या है, तो ये बहुत अच्छा अल्पतम चालक है, क्या है, अल्पतम चालक है। पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करता है, पारा जो होता है ना उच्च प्रतिरोध प्रवाह करता है, उच्च प्रतिरोध। धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या होता है, धातु का ऑक्साइड जल में घुल के क्षारीय करता है, ठीक है, याद रखिएगा। धातु का ऑक्साइड जो है जल में घुल के क्या करता है, क्षारीय करता है। इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन बी होगा। अधातु बोलता तो अम्लीय हो जाता है, अधातु का ऑक्साइड जल में घुल के क्या होता है, अम्ल। देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए आगे पढ़ते, कौन सी धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं करती है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, उस धातु का नाम बताना है, और वो है सोना, ठीक है,
सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम तेजी से अभिक्रिया करता है, किससे करता है, किसके साथ? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठंडे जल के साथ। कौन आधातु चमकीला है? आधातु चमकीला है, आयोडीन जो है वो क्या है? चमकीला है, ठीक है। आयोडीन अधातु है जो चमकीला है। चलिए, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है? अच्छा चालक होता है ना। चालक अर्धचालक तो नहीं होगा, उसमें का अच्छा चालक होता है, इसके लिए हम यूज करेंगे सुचालक, है ना, सुचालक। कौन सी द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं? धातु, और वो है मरकरी जो द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। कौन से अधातु जो कमरे ताप पे द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? और वो है ब्रोमीन। अधातु में ब्रोमीन, धातु में पारा। पीतल क्या है? पीतल मिश्र धातु है। फास्ट कर रहा हूँ। इस्पात में कार्बन की प्रतिशत कितनी है? इस्पात में कार्बन की प्रतिशत 2% के आसपास है ना। इस्पात में जो कार्बन की प्रतिशत है वो 1 से 2% आसपास होता है। कौन अधातु विद्युत का सुचालक? अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक वो क्या? ग्रेफाइट ही तो है ना। ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट कार्बन का एक क्या है? अपरूप है, जो क्या है? मुलायम, कठोर। तो कठोर तो देखने को नहीं मिला है, ग्रेफाइट एक मुलायम रहता है, ठीक है। आभूषण बनाने वाला जो बनाने वाला सोना होता है, आभूषण जो है 22 कैरेट सोना से बनता है। 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है लेकिन बनता है 22 कैरेट सोना से। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाते हैं? सोडियम तेल में। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। अब पानी में किसको डुबाते हैं? पानी में किसको डुबा कर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को। श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है, याद रखें। तांबा एवं टिन में से धातु, तांबा और टिन, तो ये कांसा का है, ठीक है, कांसा का, याद रखिए। कांसा का जो मिश्र धातु है ना, तांबा और टिन, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सीसा टिन, सोल्डर सिटी, बताया था आपको, सोल्डर सिटी। तो यहाँ पे ना देखो ढेर सा 200 प्लस सवाल हो गया, हम तो सीरियल नंबर लिखा नहीं इसको। घरों में जो बिजली वाली तार किस पर घरों की बिजली वाली जो तार पर जो परत लगी होती है वो किस चीज़ के परत? वायर होता है ना, वायर, उसमें परत लगा होता है। जैसे तांबा वाला वायर है तो देखते हैं काला पीला जो, तो वो ये परत चढ़ी होती है। तो जो परत चढ़ी होती है वो क्या होता है? परत होता है वो क्या होता है? और वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। सिलिका क्या है? अभी पढ़ चुके। सिलिका क्या है? सिलिका बहुत अच्छा सवाल है। सिलिका क्या है? एक इसको आप बोल सकते हैं तो ये एक उपधातु है ना। सिलिकॉन, सिलिका। सिनेबार किसका इसका है? पारद का, यानी कि पारा का। अमलगम क्या है? अमलगम बहुत अच्छा सवाल है, पारे का एक यौगिक है, ठीक है, याद रखिएगा। अमलगम क्या है? पारे का एक यौगिक है, ठीक है। तो पारे के पारे में घुली धातु, डी आंसर ए होना चाहिए था। पारे में घुली धातु देखे तो आंसर ए होगा। पारे में घुली धातु है, यौगिक नहीं धातु होगा अमलगम। जस्ता का इसका कौन है? जस्ता का सिनेबार तो होगा नहीं, बॉक्सर होगा नहीं, जिंक जस्ता का है। मीथेन का सूत्र, अरे यहाँ पे नहीं, मीथेन आ गया, CH4 तो धातु, अधातु में। डोलोमाइट किसका है? डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम का है। वायुयान के ढांचे बनाए जाते हैं किससे? ड्यूरालुमिन से। कौन एल्युमिनियम का एस्क है? बॉक्साइट, कराइलाइट, कोरंडम, सभी जो एल्युमिनियम का एस्क है। जस्ता का एस्क कौन है? जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, सब के सब क्या है? जस्ता का एस्क है। सोडियम तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 11 होता है ना। सोडियम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं? 11 होता है। सबसे अधिक कठोर, और वो है हीरा, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ। कौन अधातु है? सोना, ग्रेफाइट, चांदी, लोहा। अधातु चुनना है तो क्या? अधातु चुनना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए अधातु कौन है? यहाँ पे अधातु, तो यहाँ पे अधातु दोनों है, सोना भी अधातु है और ग्रेफाइट भी अधातु, ठीक है। ए और सी दोनों आंसर होगा, क्योंकि ग्रेफाइट तो ऑलरेडी जान रहे हैं, सोना भी अधातु है। सवाल हो गया खत्म। तो एक 54 सवाल इधर हो गया, और यहाँ कहाँ तक पढ़े थे? 1 मिनट, मैं इसको नंबरिंग करना भूल गया था। 194 और 54, 4 8 9 5 14 248, मतलब 250 सवाल तक पढ़ लिए। लगभग 1 घंटा का टाइम हो गया, और मेरा टाइम पता है रात के कितना बज रहा? मैं बताऊंगा, कम से कम छोड़ दो। ओके चलो,
बस आप पढ़ ली, इसमें इसी काफ़ी भलाई, बस एक ही में तो मुझे ज़्यादा हेल्प, एक ही में तो मुझे मेहनत करनी, फिर तो आराम से बैठेंगे हम भी। ओके, तो चलो कितना सवाल बनाया आप, मज़ा आया पढ़ने में। इस लेसन से जितना सारा ऑब्जेक्टिव था मैंने कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम में आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा नेक्स्ट लेसन। ओके, दैट्स ऑल। लाइक करना मत भूलना। दैट्स ऑल, बाय। ओके।